Good morning, dear students. Today I am going to tell you about the endocrine systems, hormones, and the regulation of hormone secretion. The endocrine systems are the systems which regulate long-term activities of the target organs, as well as they also regulate physiological processes such as development, growth, metabolism, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। और इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इन कुछ ग्लैंड से मिलके बनती हैं। इन ग्लैंड्स को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अपने जो ये हार्मोन या जो सब्सटेंस ये सिंथेसाइज करती हैं उनको कैरी करने के लिए ले जाने के लिए कोई भी डक्ट नहीं होती है, बल्कि इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिस्चार्ज किया जाता है और ब्लड के द्वारा ये उन ऑर्गन्स को जिनको कि हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं वहाँ तक ले जाए जाते हैं और वहाँ पे ये जा कर के अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सर्ट करते हैं। अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं, उनको सिक्रीट करते हैं, एंड दीज केमिकल सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज द हार्मोन्स। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हार्मन मीनिंग टू एक्साइट। और 1905 में सबसे पहले स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। हार्मोन्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषता ये है, पहला है टारगेटेड इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट एंड द हाई एफिशिएंसी। टारगेटेड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये केवल एक कुछ प्रकार के कुछ निश्चित सेल्स या ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल करती हैं हार्मोन्स, बाकी सारे की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल नहीं करती है। जैसे अगर CRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है तो इट विल ओनली स्टिमुलेट द कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, बाकी जो थायरोट्रॉप सेल्स हैं और दूसरे सेल्स हैं उनमें इसका कोई एक्शन नहीं होता है। Now the hormones they are also specific in their effects. Specificity means या specificity का मतलब ये होता है कि जिन पर्टिकुलर टिश्यूज या ऑर्गन्स या ग्लैंड्स पे ये हार्मोन एक्ट करते हैं उनमें इनके लिए एक स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और बाकी दूसरे हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड TSH को इसलिए रेस्पॉन्ड करता है बिकॉज द थायराइड ग्लैंड इज हैविंग अ रिसेप्टर फॉर द TSH बट इट हैज नो रिसेप्टर फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एनी अदर हार्मोन्स। तो ये दूसरे हार्मोन को इसलिए रेस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि उनके लिए इसके पास रिसेप्टर्स नहीं होते। सो द हार्मोन दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड हाई एफिशिएंसी। जो हार्मोन्स की मात्रा होती है वो बहुत कम मात्रा में हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। इवन माइक्रोग्राम या पिको माइक्रोग्राम में ही इनकी आवश्यकता पड़ती है, उससे ज़्यादा हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उतना ही सफिशिएंट होता है। इसलिए इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट इज एनफ टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर हम हार्मोन को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, steroids and derivatives of amino acid tyrosine. Proteins and polypeptides ये largest group of hormones होते हैं and they are produced by the hypothalamus, pituitary, pancreas and parathyroid glands और parathyroid gland के द्वारा इनको secrete किया जाता है। इन हार्मोन्स की जो सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स में होती है। यहाँ पे जब ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है तो ये प्रो हार्मोन के रूप में होता है। जब राइबोसोम से सिंथेसाइज होकर ये हार्मोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँचता है तो देयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रो हार्मोन। इसका कुछ पोर्शन इसमें से क्लीव कर दिया जाता है और ये प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रो हार्मोन फिर सब्सिक्वेंटली गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स में पैक किया जाता है। लेकिन पैकिंग के बिफोर
पहले यहाँ पे भी इसको क्लीव कर दिया जाता है और इसमें से एक इनएक्टिव फ्रेगमेंट निकल जाता है और जो इसका एक्टिव फ्रेगमेंट होता है हार्मोन का वो इन वेसाइकल्स में पैक किया जाता है। इन्हीं वेसाइकल्स में पैक होकर के ये हार्मोन्स सिक्रीटरी वेसाइकल्स में पैक करके बहुत दिनों तक स्टोर रहती हैं और जब इन्हें कोई एडिक्वेट स्टिमुलस मिलता है तो उस समय और जब साइक्लिक एएमपी की मात्रा भी बढ़ जाती है तो ये जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाती हैं और उस जगह पे मेम्ब्रेन रप्चर करती है या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड में डिस्चार्ज हो जाती हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन जो होती हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर वाटर लविंग और इसलिए ये आसानी से ब्लड में के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लाज्मा के द्वारा आसानी से टारगेट टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे प्रकार के हार्मोन्स हैं स्टेरॉयड्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स वो होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। जितने भी हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं उनको हम स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं और ये मेनली कहाँ बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ओवरीज में, टेस्टिस में और प्लेसेंटा में। ये एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें कि 27 कार्बन एटम पाए जाते हैं। इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू प्रेग्निनोलोन having 21 carbon atom. Pregnenolone is converted now into gestagens, 2-3 प्रकार के उसमें और इसको हम जो 21 कार्बन कंपाउंड ये भी होते हैं। and now this gestagens they are converted to mineralocorticoids, glucocorticoids and androgens. Androgens फिर they are converted to estrogens. ये just it is an schematic diagram डिटेल और बीच बीच में जहाँ पे जो जो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो इसमें नहीं शो किया गया है इस डायग्राम में, सिर्फ एक रफ डायग्राम के द्वारा इसको स्कीम के द्वारा आपको दिखाया गया है। जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं ये लिपोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये आसानी से ये प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं होते हैं और इसीलिए ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स में स्टोर भी नहीं होते हैं। तो इनके लिए प्लाज्मा में एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसकॉर्टिन है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है और कुछ नॉन स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन भी इनको कैरी करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ये इन सेक्स हार्मोन से बाइंड कर स्टेरॉयड हार्मोन से बाइंड कर जाती हैं और इन बाउंड फॉर्म में ये स्टेरॉयड हार्मोन प्लाज्मा के द्वारा इनके टारगेट टिश्यूज तक पहुंचा दिए जाते हैं। ज़्यादातर 90% जो है इनका फ्रैक्शन इन प्रोटीन से बाउंड फॉर्म में होता है और केवल एक स्मॉल पार्ट ही इनका फ्री होता है और इसीलिए ये हमेशा फ्री फ्रैक्शन और बाउंड फ्रैक्शन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तीसरे प्रकार के हार्मोन्स हैं विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। ये एड्रिनल मेडुला और थायराइड ग्लैंड से के जो हार्मोन्स होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। नाउ द थायराइड हार्मोन्स जो है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं और क्योंकि इनमें टायरोसिन का आयोडिनेशन हो जाता है तो इसलिए इसमें भी एक लिपोफिलिसिटी आ जाती है और इसको भी एज सच स्टोर नहीं किया जा सकता है सिक्रीटरी वेसाइकल्स में और इसलिए ये एक प्रकार के मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको कि हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं जो एक कोलॉइड भी है उसी से बाउंड फॉर्म में रहते हैं और उसी फॉर्म में ये स्टोर किए जाते हैं। जब एडिक्वेट स्टिमुलस मिलता है तो हार्मोन का प्रोटियोलिसिस के द्वारा इस थायरोग्लोबुलिन में से ये टूट जाता है T3 T4 और फिर ये दे आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यूज, अपने टारगेट टिश्यूज में इनका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरे ग्रुप है कैटेकोलामिन्स विच जो एड्रिनल मेडुला से जितने हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं उनको हम कैटेकोलामिन कहते हैं और ये थायराइड हार्मोन से इस रूप में डिफर करते हैं कि इनका आयोडिनेशन नहीं होता, इसमें टायरोसिन मॉलिक्यूल का आयोडिनेशन नहीं होता और इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, और ये आसानी से सिक्रीटरी वेसाइकल्स में स्टोर कर लिए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और उसी प्रकार से इनका भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक किया जाता है।
नाउ द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। अभी आपने देखा कि हार्मोन की बहुत ही कम मात्रा, मतलब माइक्रोमोल या पिकोमोल में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हार्मोन का जो लेवल है ब्लड प्लाज्मा में या टारगेट टिश्यूज़ में, वो एक निश्चित मशीनरी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको कि हम फीडबैक कहते हैं। अगर इनको न रेगुलेट किया जाए तो फिर अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो भी कोई ना कोई डिजीज़ या सिंड्रोम हो जाते हैं, और अगर इनकी मात्रा घट जाती है तो भी कोई ना कोई बीमारियां और या सिंड्रोम होते हैं। तो ये जो हार्मोन को हम कंट्रोल करते हैं, इनके लिए जो फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, सिंपल कंट्रोल, इनहिबिटरी कंट्रोल और लास्टली द मेटाबॉलिक कंट्रोल। नाउ द नेगेटिव फीडबैक, ये सबसे फंडामेंटल कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यूज में जो चेंजेस ब्रॉट अबाउट, द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट इन द टारगेट टिश्यू बाय द हार्मोन, आइदर वो या फिर हार्मोन का सर्कुलेटरी लेवल डायरेक्टली उस जगह एक्ट करता है जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसको ये निगेटिव फीडबैक देते हैं कि अब हार्मोन के सिंथेसिस को बंद करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस डायग्राम में मैंने थायराइड सिस्टम को डिटेल से दिखाया है। थायराइड सिस्टम ये है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। TRH नाउ एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन रेस्पॉन्स ये एंटीरियर पिट्यूटरी का करती है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट नाउ एक्ट्स ऑन द थायराइड ग्लैंड, और इसके रेस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। अब आइदर द सर्कुलेटरी लेवल ऑफ T3 T4 इज हाई, अगर इनके सर्कुलेटरी लेवल हाई हो जाते हैं, देन ऑल्सो इट फीड्स बैक आइदर टू हाइपोथैलेमस और टू एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द TSH। या अगर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ये अगेन ये भी जो है फीडबैक करता है हाइपोथैलेमस को टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ TRH, या फिर ये इट में डायरेक्टली एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ TSH। और जब इन दोनों के ही TSH का सिक्रीशन अल्टीमेटली जब कम हो जाता है तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी थायराइड के द्वारा कम कर दिया जाता है, और इस प्रकार से एक हार्मोन को लेवल को बैलेंस कर लिया जाता है। सॉरी। नाउ द सेकेंड इज द पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक एक स्पेशल कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसमें कि जो चेंजेस होते हैं वो हर एक चेंज नेक्स्ट चेंज को पोटेंशिएट करता रहता है, उसको बढ़ाता रहता है, और तब तक ये उसको पॉजिटिवली फीडबैक करता है जब तक कि पूरे सिस्टम में कोई क्वालिटेटिव चेंज ना हो जाए। मतलब अगर हार्मोन के द्वारा कोई चेंज किसी टिश्यू में आ रहा है तो वो टिश्यू फिर से उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन को सिक्रीट करे, और ये तब तक सिक्रीशन होता है जब तक कि पूरे सिस्टम में ही कोई चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्लासिक एग्जांपल है ओवुलेशन। ओवुलेशन में आप जानते हैं कि LH और FSH जो है ये फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और इसी समय इसमें LH भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़ती जाती हैं, ये ग्रो होती जाती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल, ग्रैफियन फॉलिकल, तो ये बजाय कि हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करने के, कम करने के, ये हाइपोथैलेमस में ये या एंटीरियर पिट्यूटरी को ये संदेश भेजती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में FSH और LH को सिक्रीट करें, स्पेशली LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। और ये तब तक चलता है, और जो फॉलिकल्स जब ग्रोथ करती हैं, इनकी ग्रोथ होती है, तो इनसे एक एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो सिक्रीट करता है, सिक्रीट होता है। फीमेल हार्मोन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है ओवरी में, वो अगेन वो फीडबैक करता है हाइपोफाइसिस को या हाइपोथैलेमस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में FSH और LH को सिक्रीट करें। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि ओवुलेशन ना हो जाए। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाती है
ओवुलेशन हो जाता है, इसमें से ओवम निकल जाती है और ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है इट नाउ चेंजेस टू कॉर्पस ल्यूटियम और एट दैट फेज स्टेज पे आकर के फिर ये LH के सिक्रीशन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मतलब इसमें जो FSH और LH एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं उनके रिस्पॉन्स में जो फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है और उस फॉलिकुलर ग्रोथ से जो फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है वो हाई एस्ट्रोजन लेवल बार हाई होते हुए भी बार बार हाइपोथैलेमस को या हाइपोफाइसिस को ये संदेश देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में FSH और LH सिक्रीट करें। और ये सिक्रीशन तब बंद होता है जबकि फॉलिकल जो कि चेंज है वो चेंज खत्म हो गया, पूरे सिस्टम में चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ कि ये फॉलिकल्स जो है अब रप्चर कर गई, इसमें से ओवम निकल गया, ओवुलेशन हो गया और ये रप्चर्ड फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे कोई भी फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होना है, इसलिए अब FSH और LH की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो यूट्रस है, यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे ही यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट करना डेवलपिंग बेबी का जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर, जब उन पे दबाव पड़ता है तो वो क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस को न्यूरोलॉजिकल सिग्नल भेजते हैं जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और ये तब तक बढ़ता जाता है जितनी ज़्यादा यूट्रिन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ये वहाँ पॉजिटिवली फीड करता है न्यूरो हाइपोफाइसिस या हाइपोथैलेमस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करें। और ये तब बंद होता है जबकि बेबी का बर्थ हो जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, उसमें एक क्वालिटेटिव चेंज हो गया बर्थ ऑफ द चाइल्ड और यूट्रस अब अपने नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करने लगती है। तो इसलिए फिर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। नाउ द सिंपल कंट्रोल। सिंपल कंट्रोल में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, मतलब पल्सेटाइल होता है, उसका रिलीज रुक रुक करके होता है और इतनी कम मात्रा में होता है कि वो अपने आप अपने लेवल को कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि हाइपोथैलेमिक रिलीज और पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में पिट्यूटरी से LH और FSH का सिक्रीशन होता है और इस प्रकार से ये अपने आप ही अपने लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं। द फोर्थ वन इज द इनहिबिटरी हार्मोन। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जिनका कि कई सारे टारगेट ऑर्गन्स पे एक जनरल इफेक्ट होता है। उनका कोई एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन नहीं होता है और एक स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन ब्लड में जब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है तो ये पूरे ही टिश्यूज़ का, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हों, बोन्स हों या नॉर्मल और बॉडी के ऑर्गन्स हों, सबके ग्रोथ के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे हार्मोन को के सिक्रीशन को जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो इनके लिए पिट्यूटरी में इनहिबिटरी हार्मोन्स बनते हैं हाइपोथैलेमस में, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा इनके लेवल को सिक्रीट किया जाता है, लेवल को रेगुलेट किया जाता है। देन जैसे प्रोलैक्टिन है। सेकेंड, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन एडिनोहाइपोफाइसिस से तब तक नहीं होता है मतलब जब तक कि वो इट इज़ नॉट स्टिमुलेटेड बाय द सकलिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लिए हाइपोथैलेमस में एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर पाया जाता है। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स जो होते हैं प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को रोके रहते हैं। ये एडिनोहाइपोफाइजियल प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स पे काम करते हैं और वहाँ से प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को रोक देते हैं। क्योंकि डोपामिन का भी वही इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स पे जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स का है, इसलिए डोपामिन को भी मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर माना जाता है। और ये क्या करते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को कम रोक देते हैं। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो चाइल्ड बर्थ के बाद जो सकलिंग है, सकलिंग स्टिमुलेट्स द सकलिंग जो है
ये PIF को इनहिबिट कर देती है और इसके बाद इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ, इट सेंड्स न्यूरोलॉजिकल सिग्नल टू द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो उस समय जैसे ये सिग्नल पहुंचता है PIF की मात्रा कम हो जाती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है विच स्टिमुलेट्स द मिल्क सिंथेसिस इन द ब्रेस्ट। एंड द लास्ट वन इज द मेटाबॉलिक कंट्रोल। मेटाबॉलिक कंट्रोल एक प्रकार का निगेटिव फीडबैक ही है। इसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर एक इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं और वो जब तक अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं तब तक उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जब तक कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में नहीं कन्वर्ट हो जाता है तब तक मेल हार्मोन के फंक्शंस या उसके जो एक्शंस है उनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन अपने आप में अपने लेवल को कंट्रोल कर लेता है, जितना ज़रूरत होता है उतने ही अमाउंट में इसका कन्वर्जन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में होता है, बाकी रेस्ट इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। सिमिलरली जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू ट्राईआइडोथायरोनिन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। और जब तक ये, इसलिए जितनी इनकी ज़रूरत होती है उतने ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, बाकी के उसी रेस्ट जो है उसी फॉर्म में सेव रहते, रिजर्व में स्टोर रहते हैं। नाउ दिस फीडबैक रेगुलेशन में ऑल्सो बी शॉर्ट लूप फीडबैक, लॉन्ग लूप फीडबैक एंड अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक। जो शॉर्ट लूप फीडबैक होता है जैसे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व कम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि हाइपोथैलेमस, ये थायराइड सिस्टम का ही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। TRH एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, then anterior pituitary releases the thyroid stimulating hormone TSH, or TSH then acts on the thyroid gland. Now if the circulatory level of the thyroid hormone T3 and T4 ये एक्ट कर दे डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग लूप फीडबैक। और अगर सर्कुलेटरी लेवल ऑफ T3 T4 विल एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली, बजाय हाइपोथैलेमस पे एक्ट करने के ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ये फीडबैक करे कि TSH का सिक्रीशन कम करो, तो दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट लूप फीडबैक। मतलब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जब T3 T4 हाइपोथैलेमस में एक्ट करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाते हैं, हाइपोथैलेमस, फिर एडिनोहाइपोफाइसिस, देन थायरॉयड ग्लैंड, और तब T3 एंड T4। और जब ये T3 T4 ज़्यादा डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं तो एक एलिमेंट हाइपोथैलेमस कम हो जाता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH फिर थायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड जो है T3 T4। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट लूप फीडबैक। तो फीडबैक रेगुलेशन में ऑल्सो भी शॉर्ट लूप, लॉन्ग लूप, और तीसरा होता है अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक। अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक ये LHRH ल्यूटिनाइजिंग